तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का वो सारा ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके जी, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। अब आपको बताना है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जूल, डायोप्टर, वाट या फिर कैंडेला। तो मैं बता दूं लेंस की क्षमता का मात्रक होता है मीटर इनवर्स और एक प्रचलित मात्रक होता है जिसका नाम है डायोप्टर। कौन सा? डायोप्टर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अब आपको बताना है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है तो वो भी भाई अनंत ही होती है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों अनंत होता है। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या करें देखिए, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। अब लगाओ जी सही जवाब। क्या होगा कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो आपको पता होगा बैगनी रंग जो होता है उसका जो है क्रांतिक कोण सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लगा लो आप सभी और अच्छे से याद करते चलो और हमारे साथ आंसर लगाते चलो। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मायोपिया के निवारण के लिए, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है। जी लगाओ सही जवाब क्या होगा। कभी कभी तो भाई ये इंग्लिश में मायोपिया ही दिया रहता है, तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये पूछा गया निकट दृष्टि दोष तो कौन सा होता है, अवतल लेंस, कनकेव लेंस से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता दूर दृष्टि दोष के लिए तो आप लगाते उत्तल लेंस, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए पांचवा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब किसी वस्तु को भाई आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या होता है भाई, बढ़ता है घटता है, अचर रहता है या फिर बढ़ या घट दोनों सकता है। तो आप लगाओगे सर ये बढ़ता भी है और घटता भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चार्ज तो भाई दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, पॉजिटिव और निगेटिव, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहेंगे, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है जी, ये होता है कंजर्वेटिव, क्या संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी याद रखिएगा आप सभी, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई, बार बार पूछा गया ये सवाल है। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, स्थिर विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया गया है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया गया है, तो यह दिया गया है कूलॉम साहब के नियम से। कौन सा, कूलॉम साहब के नियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई किसका मात्रक है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होने वाला एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जी लगा लो आप सभी, अच्छे से याद कर लो। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है भाई, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, उसके भीतर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो यह होता है कौन सा, धनात्मक और समरूप। कौन सा, धनात्मक और समरूप होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, पॉजिटिव एंड आइडेंटिकल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है जी, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, आपको पता होगा कि यह होता है फैराड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है कूलम, कूलम प्रति वोल्ट, क्या कूलम प्रति वोल्ट होता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। एक फैराड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट, इसको भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसकी समानुपाती होती है, तो यह होती है गोले की त्रिज्या के, क्या, गोले की त्रिज्या के। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो और अच्छे से याद करते चलो, हमारे साथ गुनगुनाते चलो भाई। संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो कौन सा है, बताओ जी। 12 का सही जवाब क्या होगा, यह होता है पोटेंशियल डिफरेंशिएशन। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त
है सबसे ज्यादा अधिक प्रयुक्त कौन सा है भाई? वो लगाओ सही जवाब। 13 का सही जवाब क्या होगा? तो ये होता है तांबा और एल्यूमिनियम होता है। तो दोनों देखो तांबा और एल्यूमिनियम में कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लेकिन तांबा दिया गया है। अगर एल्यूमिनियम भी रहता तो आप लगा लेते, सही हो जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। लगा लो जी। कनेक्टिंग वायर पूछा गया साहब सभी से। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है भाई, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया आपके सामने कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो ये हमेशा 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता कि एमीटर का प्रतिरोध होता है, ये आदर्श नहीं होता। अगर पूछता एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो आप लगाते बहुत कम होता है, लेकिन आदर्श एमीटर का प्रतिरोध हमेशा 0 होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसको मापने में? व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार करते हैं हम लोग प्रतिरोध को मापने में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है भाई उच्च तथा निम्न प्रतिरोध कौन सा? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करेंगे। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है जी? परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? 17 का सही जवाब लगाओ आप भी। ये कहलाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल क्या करा है? एक आदर्श वोल्ट मीटर। लो जी पूछ दिया गया वही सवाल। आदर्श वोल्ट मीटर पूछा तो आप लगाओ इनफिनाइट, अनंत होता है क्या? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चुंबकीय फ्लक्स। लगाओ जी सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा कौन सा? 19 का सही जवाब लगाओ जी। यह हो जाएगा वेबर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका संकेत हम लोग WB भी लिखते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर सवाल है कि निकेल है। निकेल क्या है भाई? फेरोमैग्नेटिक लौ चुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है कि चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? 21 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी तो यह हो जाएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि तप्त तार एमीटर मापता है। तप्त तार एमीटर का क्या मापता है भाई? मूल वर्ग औसत धारा कौन सा? मूल औसत वर्ग धारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की गई किसके द्वारा? बताओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? तो यह की थी कौन सा? लगाओ 23 का सही जवाब क्या होगा? यह की थी ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने 1831 को। कौन सा? माइकल फेराडे साहब ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आप सभी। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर से करिए, और चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चलिए 24 नंबर सवाल है कि लेंस का नियम पालन करता है। लेंस का नियम तो भाई आपको पता होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है भाई? प्रतिघात आए, प्रतिरोध आए, प्रतिबाधा आए, सबका जो होता है धारितीय प्रतिघात आए, सबका ऐसा ही मात्रक ओम होता है क्या? ओमेगा होता है जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डायनेमो या फिर विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहां पूछता कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मोटर। क्या? मोटर कहलाता है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? प्रतिबाधा। लो जी पूछ दिया गया प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, तो आप लगाओगे सर ओम होता है। आपने तो बताया था ओम होता है, लगा लो सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। किसके तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? किसके तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? यह होता है रेडियो तरंगों का। और सबसे कम किसका होता है? तो एक्स किरणें का। लेकिन यहां पूछा कि सबसे अधिक रेडियो तरंगे का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र का अनुपात का मात्रक क्या होता है? तो भाई आपको पता होगा SM इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर। भाई प्रकाश तंतु किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान में क्या परिवर्तन होता है? बताओ जी। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो क्या होगा भाई? सही जवाब बताओ। ये घटता है क्या? घट जाता है इसका अपवर्तनांक का मान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कौन सा इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? इसका भी भाई घट ही जाता है, क्योंकि हवा से भाई कांच में प्रवेश करती है, ग्लास में प्रवेश कर रही है तो घटेगा ही। ओके चलिए 33 नंबर सवाल है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ये सतत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? जी लगाओ सही जवाब क्या होगा, ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है भाई, लगाओ सही जवाब क्या होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हो जाएगा बामर श्रेणी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? बताओ जी, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बीटा किरणें तेजी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉन है। क्या? इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ आप भी कमेंट करके कि ये क्लास कैसा लगा, और भाई चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ के तो देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल रोज लाते हैं हम आपके लिए। बस सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, आपके एक सब्सक्राइबर करते हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने का। ओके, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर करना। मिलते हैं अगले क्लास में।